हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 9 अप्रैल 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 9 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन सभी को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। और सबसे पहले हम देखेंगे आज का मैप। आज का मैप है साउथ कोरिया का मैप। साउथ कोरिया, जैसा कि ग्लोब में दिखाया गया है, साउथ कोरिया कोरियन पेनिनसुला में स्थित एक कंट्री है। और कोरियन पेनिनसुला में दो कंट्री हैं जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के नाम से जानी जाती है। इन दोनों कंट्री को सेपरेट करने वाला जो लैटिट्यूड है वो है 38 डिग्री लैटिट्यूड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को सेपरेट करने वाला जो लैटिट्यूड है वो कौन सा है? ये है 38 डिग्री लैटिट्यूड जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बाउंड्री बनाता है। साउथ कोरिया साउथ डायरेक्शन में है और साउथ कोरिया के नॉर्थ में जो कोरियन पेनिनसुला में कंट्री है वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है पिंगयोंग और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया चाइना और जापान के मिडिल में स्थित है। साउथ कोरिया के ईस्ट साइड में ईस्ट ऑफ जापान सी है, सी ऑफ जापान है जिसको ईस्ट सी भी बोला जाता है। और साउथ कोरिया की वेस्टर्न साइड में येलो सी है जो चाइना और साउथ कोरिया के बीच स्थित है। और टेरिटोरियल बाउंड्री के अकॉर्डिंग साउथ कोरिया केवल नॉर्थ कोरिया को के साथ टेरिटोरियल बाउंड्री बनाता है और बाकी ये मेरीटाइम बाउंड्री बनाता है जापान से। सी ऑफ जापान इसके ईस्टर्न साइड में है और वेस्टर्न साइड में येलो सी है। आज की फर्स्ट न्यूज़ है हाउस होल्ड्स डेट सर्ज्ड टू न्यू हाई बाय दिसंबर 2013। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो रिपोर्ट एक दी गई है, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया में जो हाउस होल्ड हैं उनके द्वारा लिया गया जो डेट है वो दिसंबर 2023 में पिछले 47 सालों में सबसे ऊपर के लेवल पे है। जैसा कि यहाँ पर ग्राफ भी दिखाया गया है। ये जो ग्राफ है ये इंडिया के हाउस होल्ड द्वारा लिया गया डेट है। हाउस होल्ड के द्वारा जो लोन लिया जाता है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो कितना रहा है। ये Q3 ऑफ FY21 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 39% था जो धीरे धीरे 2022 एंड तक कम हुआ था, लेकिन 2023 से ये बढ़ता हुआ चला गया और अभी जो थर्ड क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, उसके दिसंबर महीने में ये जो डेट है ये 40% ऑफ जीडीपी से भी ज़्यादा बढ़ गया। मतलब जीडीपी का 40% का जो पोर्शन है वो डेट को शो करता है। 40%, 40.1% जीडीपी इंडिया का डेट रेट है। और इसके साथ ही दूसरा जो आंकड़ा है इस रिपोर्ट में जो बताया गया वो बताता है कि जो नेट फाइनेंशियल सेविंग है इंडियन हाउस होल्ड की वो भी अभी तक के सबसे लोवेस्ट लेवल पे पहुंच गई है जो जीडीपी का 5% मानी जा रही है। यानी कि जो लोन लेने का जो टोटल लोन है हाउस होल्ड पे वो तो बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 47 सालों का हाईएस्ट है ये, मोर देन 40% ऑफ जीडीपी। और जो नेट सेविंग जिसमें इंडियन हाउस होल्ड बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते थे पिछले कई दशकों से, वो ये रिपोर्ट बताती है कि जो नेट फाइनेंशियल सेविंग है वो पिछले डिकेड्स में कम हुई है इंडिया में और अभी ये 5% ऑफ जीडीपी के लेवल पे है जो वन ऑफ द लोवेस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में मानी जा रही है। ये क्लियर डेटा बताता है कि जो डेट है ये मेनली इंडियन हाउस होल्ड के द्वारा अनसिक्योर्ड लोन लिया गया है। इस डेट में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन जो डेट का है वो है अनसिक्योर्ड लोन का, उसके बाद सिक्योर्ड लोन का नंबर आता है और उसके इन दोनों लोन्स के अलावा एग्रीकल्चर लोन और बिजनेस लोन भी डेट में आते हैं। तो हाउस होल्ड के द्वारा कहीं ना कहीं किसी तरह के लोन बहुत बड़ी संख्या में लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो डेट का स्टेटस है इंडियन हाउस होल्ड का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जो फाइनेंशियल सेविंग कम हुई है उसका जो कारण है वो माना जा रहा है कि इंडियन हाउस होल्ड के द्वारा जो एसेट है उसको खरीदने में ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है जिसकी वजह से सेविंग की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है। तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ पर वीक इनकम ग्रोथ देखी जा रही है और कंजम्पशन और फिजिकल सेविंग में भी ग्रोथ देखी जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रिमार्क दिया गया है अपने एक डिसीजन में और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोला है कि स्टेट्स
कंपेल हो रहे हैं स्टेट कंपल्सन में सुप्रीम कोर्ट में सेंटर के अगेंस्ट किसी ना किसी तरह की पेटिशंस फाइल की जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि एक तरह से पिछले कुछ समय से जो स्टेडी स्ट्रीम ऑफ स्टेट्स है, काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जो ट्रेंड है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कॉशनिंग किया है यूनियन गवर्नमेंट को अगेंस्ट एंटरिंग इनटू कंटेस्ट विद सेवरल गवर्नमेंट्स। अब पिछले कुछ दिनों से जो केरला सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल की थी, जिसके तहत केरला ने बोला था कि जो केरला सरकार के द्वारा फाइनेंशियल डेट की जो एक अरेंजमेंट है, उसका जो पूरी वर्किंग है वो इंटरफेयर की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर अब ये दूसरा जो मामला बताया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया, ये है कर्नाटका का। और कर्नाटका का ऐसा कहना है कि जो कर्नाटका में ड्रॉट रिलीफ का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आना था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही और 6 महीने से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसी के बारे में जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलर्ट होके काम करे, जिससे कि बार-बार स्टेट्स गवर्नमेंट को सेंटर के अगेंस्ट कोर्ट में आना ना पड़े, और ये जो सेंट्रल का के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बैलेंस है वो कायम रहना चाहिए। और लेट देयर बी नो कंटेस्ट हेयर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दोनों स्टेट और सेंटर को एक बैलेंस व्यू लेके चलने के लिए एडवाइस दी गई। कर्नाटका में जो ड्रॉट रिलीफ का पैसा है और जो सेंटर की तरफ से आना था, वो डिले होने के कारण उसमें कोई सेंटर का रिस्पॉन्स ना दिखने के बाद कर्नाटक के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जो पेटिशन है वो फाइल की गई। थर्ड न्यूज़ है राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज और फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट राइट को फंडामेंटल राइट के बराबर माना है। कोर्ट ने बोला है कि राइट टू लाइफ एंड राइट टू इक्वालिटी कैन नॉट बी फुल्ली रियलाइज विदाउट क्लीन एंड स्टेबल एनवायरनमेंट। और क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट करने के लिए, रोकने के लिए सोलर जो पावर का रोल है वो काफ़ी क्रूशियल होने वाला है, ये भी कोर्ट ने माना। और कोर्ट ने अपना पर्सपेक्टिव रखा है इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो कोर्ट ने बोला है और रिकॉग्नाइज किया है कि जो राइट है अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज वो फंडामेंटल राइट है। इट इज़ येट टू बी आर्टिकुलेटेड दैट पीपल हैव अ राइट अगेंस्ट एडवर्स effect of climate change. This is perhaps because right to clean environment जो है उसके दो साइड हैं। बिना क्लीन एनवायरनमेंट के, बिना स्टेबल एनवायरनमेंट के राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी नहीं पाई जा सकती। तो यहाँ पर दो राइट्स, जो दो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ की बात करता है, तो ये दोनों राइट तब तक रियलाइज़ नहीं किए जा सकते जब तक क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स इफ़ेक्ट है उससे बचने का राइट इंडिविजुअल के पास ना हो। इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पर आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 को बेसिस मानकर राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को भी फंडामेंटल राइट माना है। इट बिकम्स नेसेसरी टू आर्टिकुलेट दिस एज ए डिस्टिंक्ट राइट। कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है एंड आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, ये इनके बराबर ही राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज भी है। जजमेंट केम इन द केस, और किस केस में ये बात की जा रही थी? ये बात की जा रही थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीसी है, उसके सर्वाइवर को लेकर एक पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और उसी में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस के द्वारा ये बात की गई। लिंकिंग द राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज टू आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14, चीफ जस्टिस ने बोला है कि राइट टू लाइफ एंड इक्वालिटी कुड नॉट बी फुल्ली रियलाइज विदाउट ए क्लीन एंड स्टेबल एनवायरनमेंट। राइट, जैसा कि राइट टू हेल्थ आर्टिकल 21 का पार्ट माना जाता है, आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ का पार्ट माना जाता है राइट टू हेल्थ। तो राइट टू हेल्थ एक वेक्टर बॉर्न डिजीज के अगेंस्ट इंडिविजुअल के राइट हैं। राइट टू हेल्थ इम्पैक्ट होता है ड्यू टू फैक्टर्स सच एज एयर पॉल्यूशन, शिफ्ट इन वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, राइजिंग टेम्परेचर हो, ड्रॉट हो या शॉर्टेज इन फूड सप्लाई हो ड्यू टू क्रॉप फेलियर,
स्टॉर्म की वजह से एंड फ्लडिंग की वजह से। तो ये सारे जो रीज़न है उनकी वजह से इंडिविजुअल का राइट टू हेल्थ भी वायलेट होता है। तो ये पर्टिकुलर जो राइट है आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। तो ये जो सारी डिजीज़ है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, राइजिंग टेम्परेचर है, ड्रॉट है, फ्लड है, इन सबकी वजह से जो हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, तो वो भी राइट टू हेल्थ के अंतर्गत माना जाता है। द इनेबिलिटी ऑफ underserved community to adapt to climate change or cope with its effect violates the right to life as well as right to equality। तो यहाँ पर कोर्ट का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये इसके ये राइट टू हेल्थ अंडर आर्टिकल 21 के अगेंस्ट क्लेम किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है। कोर्ट ने ऑल्सो हाईलाइट किया है इंटरकनेक्शन बिटवीन क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट और क्लाइमेट चेंज के बीच का जो कनेक्शन है, इंटरकनेक्शन है, वो किन किन एस्पेक्ट को लेकर है, और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ह्यूमंस के क्या राइट है, और वो फंडामेंटल राइट हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें भी कोर्ट ने अपने जजमेंट में मेंशन की हैं। राइट टू हेल्थ, इंडिजिनियस राइट, जेंडर इक्वलिटी, राइट टू डेवलपमेंट, तो ये सारे राइट्स हैं। द जजमेंट नोटेड दैट राइट टू ए हेल्दी एनवायरनमेंट सेफ फ्रॉम इल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज वाज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। और इंडिया का जो सोलर पोटेंशियल है वो काफ़ी क्रिटिकल है, और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन ऑर्डर टू टैकल क्लाइमेट चेंज। इंडिया नीडेड टू शिफ्ट टू सोलर पावर ड्यू टू 3 इशूज़। तो यहाँ पर पहला इशू है, कंट्री इज़ लाइकली टू अकाउंट फॉर 25% ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 2 डिकेड्स। तो अगले 20 सालों में जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड का करीब 25% इंडिया की तरफ से ही होगा। दूसरा है रैम्पेंट एयर पॉल्यूशन, ये बताता है कि क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। और तीसरा है डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल एंड डिक्रीजिंग एनुअल रेनफॉल। तो इन सारी चीज़ों से ये इंडिकेशन मिलता है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए सोलर पावर की तरफ और जो फॉसिल फ्यूल से अपोज जाके जो रिन्यूएबल पावर सोर्सेज हैं उनकी तरफ जो पावर जनरेशन किया जाना चाहिए, उनकी हेल्प से पावर जनरेशन किया जाना चाहिए। एडॉप्शन एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी किया जाए, जिससे कि हेल्प मिले इन कर्बिंग एयर पॉल्यूशन, देयर बाई इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड रिड्यूसिंग हेल्थ केयर कॉस्ट। अगला जो आर्टिकल है वो भी हेल्थ को लेकर ही है। यहाँ पर ग्लाइकेमिक इंडेक्स डाइट के बारे में बताया गया है, और ग्लाइकेमिक्स इंडेक्स का डायबिटीज़ पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में ये आर्टिकल बताया गया है। एक रिपोर्ट लेंसेट डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी एक मैगजीन है, उसमें पब्लिश हुई है, जिसमें ग्लाइकोनिक इंडेक्स और डायबिटीज़ का लिंकेजेस किस तरह से क्लियर हुआ है, ये बताया जा रहा है। जो फाइंडिंग है, ये एक इंटरनेशनल स्टडी के द्वारा क्लियर होती है कि लो ग्लाइकेमिक जो फूड है और हाई ग्लाइकेमिक फूड है, उनमें क्या डिफरेंस है। लो ग्लाइकेमिक फूड होते हैं फ्रूट्स, ग्रेन, लेंटिल्स जो दाल पल्सेस होती हैं, नॉन स्टार्च वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट और ब्राउन राइस, ये लो जीआई फूड्स होते हैं। यहाँ पर जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर नहीं है, ये है ग्लाइकेमिक इंडेक्स। और लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स की जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। फ्रूट्स, ग्रेन्स, लेंटिल, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट एंड ब्राउन राइस। और हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स के फूड हैं शुगर, स्वीट ड्रिंक्स, वाइट पॉलिश्ड राइस, पोटैटो एंड वाइट ब्रेड। तो यहाँ पर रिसर्च बताती है कि कंज्यूमिंग लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स फूड एंड लो ग्लाइकेमिक लोड डाइट माइट प्रिवेंट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। तो अगर कोई इंडिविजुअल लो जीआई के जो फूड हैं वो कंज्यूम करें, तो उसमें टाइप 2 की डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम होता है वो कम देखा जाएगा। तो स्टडी रिकमेंड करती है कि लो ग्लाइकेमिक फूड हैं उनका कंजम्पशन लोगों को बढ़ाना चाहिए, अगर उन्हें डायबिटीज़ से दूर रहना है। तो ये जो सोर्सेज हैं, ये डायबिटिक सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए काफ़ी कारगर साबित हुए हैं, ये रिसर्च बताती है। और देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन
ग्लाइकेमिक इंडेक्स एंड रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज एमंग इंडिविजुअल विद हायर बॉडी मास इंडेक्स। अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स हायर, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स किसी पर्सन का हाइट, वेट और जो बॉडी का टोटल वेट है, टोटल हाइट है, और जो टोटल कैलोरी वैल्यू उसको चाहिए है किसी बॉडी को, तो उसका नेट इंडेक्स होता है। और अगर हाई बॉडी मास इंडेक्स है किसी इंडिविजुअल का, तो उसके लिए भी जीआई, लो जीआई के फूड डायबिटीज़ को दूर करने का काम करता है। एज सच जो एक्चुअल कोरिलेशन और एक्चुअल रिजल्ट वो सामने नहीं आया है, लेकिन जो रिसर्च फाइंडिंग है वो इस डायरेक्शन में इशारा करती हैं कि लो जीआई फूड से डायबिटिक टाइप 2 की डायबिटीज़ की कंडीशन अवॉइड की जा सकती है। दे फाउंड दैट डाइट विथ हाई जीआई और हाई जीएल, हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स की डाइट और हाई ग्लाइकेमिक लोड की जो डाइट होती हैं, इनसे ज़्यादा रिस्क होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में। और ये जो स्टडी है 5 कॉन्टिनेंट में एक साथ की गई थी। जीआई, अब ग्लाइकेमिक इंडेक्स क्या होता है, ये किस तरह से बनाया जाता है? ये रैंक करता है कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स को बेस्ड ऑन द ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स आफ्टर मील। मतलब खाना खाने के बाद ब्लड में कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड की वजह से ब्लड ग्लूकोज का लेवल कितना ज़्यादा या कितना कम होता है। और जितना ज़्यादा ब्लड शुगर का लेवल होगा, तो हायर विल बी द जीआई। उस फूड का जो जीआई है वो हायर होगा। मतलब सिंपल सी बात है। ग्लाइकेमिक इंडेक्स हम कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे जो खाना खाने के बाद ब्लड में शुगर का जो लेवल है। अगर ब्लड में शुगर का लेवल खाना खाने के बाद ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि जो खाना आपने खाया है वो ग्लाइकेमिक इंडेक्स उसका हाई था। इसी तरह जो ग्लाइकेमिक लोड है वो दोनों चीज़ें बताता है, क्वालिटी ऑफ फूड और क्वांटिटी ऑफ फूड। मतलब जो फूड खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट की क्या क्वालिटी थी और कितनी क्वांटिटी थी इन ए स्पेसिफिक फूड, और प्रोडक्ट ऑफ जीआई एंड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल इन द सर्विंग। तो जीएल क्या होता है, लोड क्या होता है? तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक जीआई एक जीएल। तो जीआई क्या हो गया? जीआई हो गया खाना खाने के बाद, जीआई ये बताता है खाना खाने के बाद ब्लड शुगर का लेवल जो ब्लड में है वो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड के बेसिस पे ब्लड शुगर का रिस्पॉन्स निकालता है। तो जीआई रैंक करता है कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड को बेस्ड ऑन ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स आफ्टर मील। और जो जीएल है ग्लाइकोमिक लोड, ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बताता है, और ये निकाला जाता है जीआई इनटू अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल इन द सर्विंग। तो फूड में कितना कार्बोहाइड्रेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जीआई से, तो विल गेट जीएल। तो इसका ग्लाइकोमिक लोड इससे मिलता है। तो एक दूसरे से ये इंटर रिलेटेड है। Strangely, the concept of GI impacting diabetes has been controversial. There has been little evidence कि directly इसका impact दिखा है। तो GI and GL were estimated based on intake of 7 categories of carbohydrate। तो GI और GL की जो कैलकुलेशन की जाती है कार्बोहाइड्रेट की 7 कैटेगरी के अकॉर्डिंग की जाती है। कोचिन शिपयार्ड की जो रिपेयरिंग का एग्रीमेंट है, कोचिन शिपयार्ड ने अभी रिसेंटली यूएस नेवी से किया है। इसके साथ ही कोचिन शिपयार्ड इंडिया का 3rd शिपयार्ड बन गया है जो यूएस नेवी के द्वारा अपने जो यूएस सप्लाइड शिप्स हैं उनकी रिपेयर करेगा। स्टेट रन शिपयार्ड फैसिलिटी कोचिन में स्थित है, और इससे पहले लार्सन एंड टुब्रो, एल&टी शिपयार्ड और मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने भी यूएस नेवी से जो एग्रीमेंट है फॉर रिपेयरिंग एग्रीमेंट किया है। ये जो एग्रीमेंट है इसको बोलते हैं मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट। एल&टी, मजगांव डॉक और रिसेंटली कोचिन शिपयार्ड के द्वारा ये एग्रीमेंट किया गया। यूरोपियन पॉलिटिशियंस के द्वारा चाइना के टिकटॉक का यूज़ काफ़ी ज़्यादा ओपनली किया जा रहा है। और यूरोप में जून महीने में यूरोपियन यूनियन में इलेक्शन होने वाले हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ में इलेक्शन चल रहे हैं। तो इस इलेक्शन को देखते हुए सिक्योरिटी कंसर्न को अवॉइड करते हुए, एक किनारे रखते हुए पॉलिटिशियंस ने, जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक नेता है, वो चाइना के ऐप टिकटॉक का बड़ी संख्या में यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज़ इन पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा ये माना जा रहा है कि इन टिकटॉक्स के प्लेटफॉर्म पे यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है जो नॉर्मली टीवी पे नहीं मिलती या कहीं और किसी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे नेताओं को नहीं मिलती। तो यूथ पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए टिकटॉक पे ज़्यादा रिलाई किया जा रहा है। इन डिस्पाइट ऑफ राइजिंग सिक्योरिटी कंसर्न, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
ऑलरेडी ये जो टिकटॉक है अंडर स्क्रूटनी है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो यूज़र का डेटा है वो फाइनली चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। इसके बावजूद जो यूरोपियन पॉलिटिशियंस हैं इनका यूज़ कर रहे हैं टू रीच यंगर वोटर्स डिस्पाइट ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।